हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान आपका भूगोल का अध्यापक आपका स्वागत करता हूं। आज हम अधिवास के रूप में मुख्य जो टॉपिक है वो कच्ची नगरीय बस्तियों का समस्या उसका अध्ययन करेंगे। कच्ची नगरीय बस्तियों की जो समस्या है, जिनकी प्रमुख जो समस्याओं की संख्या मानी गई है वो लगभग 11 समस्या है, जिसका हम विस्तार के साथ विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। यदि अपन नगरीय बस्ती की जो कच्ची बस्तियों की जो समस्या है वो इसमें से देखें तो सबसे पहली समस्या है वो है अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण के आवासों की समस्या। यदि किसी क्षेत्र में वातावरण हमारे जीवन के लायक या रहने के लायक नहीं होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन पर्यावरण समस्याओं के कारण हमें विभिन्न प्रकार की और रोग या विभिन्न प्रकार की सांस लेने या दमा जैसी बहुत सारी बीमारियां या फिर विभिन्न प्रकार की और समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, यदि अपन बिंदु को देखते हैं तो सड़कों का अभाव। आपने देखा होगा कि नगरीय कच्ची बस्ती होती है वहां पर सड़कों का जाल क्या होता है, कम होता है, जिससे वहां के जो निजी गवर्नमेंट के जो परिवहन के जो साधन होते हैं उनके आवागमन में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न होती है। यदि अपन तीसरे बिंदु की बात करें तो पेयजल, प्रकाश और शुद्ध वायु की कमी। यदि अपन गंदी बस्तियों के अंदर देखें तो ना उनको पूर्ण रूप से शुद्ध वायु प्राप्त होती है और ना ही उनको शुद्ध पानी की प्राप्ति होती है। और आपको पता ही है वहां पर घर गुच्छित रूप में बसे होने के कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरण समस्याएं होती है, प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण होता है, इसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। यदि अपन इसका चौथा बिंदु की बात करें तो वह अत्यधिक भीड़भाड़ से संक्रमण का खतरा। यदि आपने देखा होगा ज्यादा भीड़भाड़ होगी तो लोग एक दूसरे के स्पर्श होते हैं या इनके संपर्क बढ़ेगा और यदि संपर्क बढ़ेगा तो संक्रमण रूप से जो होने वाली जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से साथ फैलने लगती है। यदि मैं वर्तमान में एक उदाहरण के माध्यम से यदि समझाना चाहूँ तो अभी एक जो कोरोना वायरस जो बीमारी है वो अत्यंत ही संक्रमण बीमारी के रूप में जिसमें व्यक्ति को छूने से ये फैलती है। यदि जहां पर इस तरह की गंदी बस्तियां होगी या गुंचित बस्ती होगी वहां पर इस प्रकार का संक्रमण फैलना बहुत ही आसान होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में वर्तमान में एक महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर एक गंदी बस्ती पाई गई जिसका नाम है धारावी। उसके अंदर इसी प्रकार का वातावरण होने के कारण वहां पर संक्रमण की जो दर है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या हो गई, अधिक हो गई। यदि अपन इसका अगला बिंदु की बात करें तो अत्यधिक भीड़भाड़ के साथ ही अगला बिंदु है हमारा शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। आपने देखा होगा जहाँ गंदी बस्तियां होगी तो वहां पर कोई प्रकार की सुविधा नहीं मिलती, या तक कि शौचालय की भी सुविधा न होने के कारण वहां पर बहुत अधिक मात्रा में जो लोग होते हैं वो उस क्षेत्र में शौचालय की प्रवृत्ति अपनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, धारावी बस्ती के अंदर लगभग 6000 से ज्यादा लोग डेली वहां पर शौचालय का एक ही प्रयोग करते हैं या फिर इससे ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं, तो इसलिए शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं का वहां पर क्या हो जाता है, अभाव पाया जाता है। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें तो उसमें शिक्षा है तो विद्यालयों का अभाव। आपने देखा होगा गंदी बस्तियों के अंदर पूर्ण रूप से एजुकेशन के बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों की क्या पाई जाती है, कमी, जिसके कारण वहां के जो बच्चे होते हैं वो जागरूक नहीं हो पाते हैं और उनकी जो शिक्षा की कमी के कारण जो बाहरी वातावरण की जो दुनिया है या फिर पर्यावरण संबंधित जो विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं हो पाता है और ज्ञान नहीं होने के कारण वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं। यदि हम अगले बिंदु की बात करें तो उसका अगला बिंदु है कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य करने के लिए असुरक्षित जीवन। आपने देखा होगा कि शहर के अंदर जब लोगों को रोजगार की तलाश में जाते हैं और उनको पूर्ण रूप से और अपने अकॉर्डिंग जब रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है तो वो ऐसे भी कार्य करने के लिए तैयार आ जाते हैं जो जीवन के लिए क्या होता है, बहुत ही जोखिम हो। आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर कहीं कहीं आपने छोटे बच्चों को भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कार्य करने के लिए लगा दिया जाता है और 3-3 मंजिल, 4 मंजिल, 10 मंजिल तक भी ऊपर जो वे बच्चे होते हैं या कोई लोग होते हैं बिना किसी प्रकार की सुविधा से वो उस पर काम करते हैं और काफी बार छोटी सी गलती या किसी प्रकार की प्रवृत्ति के कारण उनको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो असुरक्षित प्रकार के जो रोजगार होते हैं वो अपनी बेरोजगारी के कारण उनको करना पड़ता है। यदि अपन अगला बिंदु की बात करें तो अल्प पोषण में विभिन्न लोगों का खतरा। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास रोजगार नहीं होते या फिर कोई प्रकार की सुविधाएं नहीं होती है तो उनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता या फिर पूर्ण रूप से संतुलित भोजन की प्राप्ति नहीं होती है।
तो संतुलन की भोजन की प्राप्ति नहीं होगी तो उसका सीधा प्रभाव क्या होता है, उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है और अल्प पोषण के कारणों से कुपोषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और जब कुपोषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो बॉडी के अंदर बहुत सारे जो रोग होते हैं वो घर कर जाते हैं और घर कर जाने के कारण उनकी छोटी ही आयु में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यदि हम अगले बिंदु की बात करें तो छोटे, कम ऊंचे और असुरक्षित आवास। और यदि अपन गंदी बस्तियों के अंदर देखते हैं तो घरों का आकार क्या होता है, छोटा होता है और फिर भी उसमें 10-15 व्यक्ति एक साथ रहते हैं और उन्हें पूर्ण रूप से कोई प्रकार की उसके अंदर सुविधा भी नहीं होती है, ना पूर्ण रूप से प्रकाश होता है उसमें, ना कोई पूर्ण रूप से स्वस्थ वातावरण होता है, उसमें कोई ना कोई प्रकार की समस्या देखने को ही मिलती है। इसके अलावा उनके घरों की जो ऊंचाई होती है वो भी कम होती है क्योंकि वो छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर उसमें रहना प्रारंभ कर देते हैं और कभी बार जब कभी उसमें आग ये लग जाती है या इस प्रकार की कोई भी समस्या हो जाती है तो उस क्षेत्र की बस्तियों में आग का फैलना कोई बड़ी बात नहीं, वो जल्दी से फैलने लगती है और उससे काफी जान माल की हानि होती है जिसके कारण उनका जीवन क्या हो जाता है, असुरक्षित हो जाता है। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें तो समाज द्वारा है दृष्टि से देखना। यदि आपने देखा होगा कि लोग जो होते हैं समाज के अंदर, जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं उसे हमेशा निम्न दृष्टि से देखते हैं। निम्न दृष्टि से देखने का मतलब यह होता है कि उसके साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव करता है, उनको वो अपने साथ अपना कर नहीं रखते हैं जिससे उनके जो मान हानि बहुत ज्यादा उठानी पड़ती है। उसी के कारण वो वैसे कार्य कर जाते हैं जो समाज के लिए क्या होते हैं, अनुकूल नहीं होते हैं। यदि हम अगले बिंदु की बात करें तो कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। देखो गंदी बस्तियों के अंदर जब अपन देखते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं होती है और समस्याओं के अंदर इस प्रकार के कानून और उनकी व्यवस्था को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। फिर भी वो अपने जीवन निर्वाह के लिए इस प्रकार के कानून की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इस तरह हम कच्ची गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याओं के बारे में हमने पढ़ा। और यदि अपन अगले बिंदु की जो बात करें तो इसका जो अगला बिंदु है कच्ची बस्तियों के समस्याओं के समाधान। देखो आपको मालूम ही है जहां समस्या है वहां समाधान तो मिलेगा और समाधान करने का सबसे बड़ा तरीका है सरकार और हम आम जनता साथ मिलकर यदि उस समस्या को देखेंगे और उसका सुलझाना करने की सोचेंगे तो वो जल्दी समस्या क्या हो जाएगी, सरल या आसान या दूर हो जाएगी। इसीलिए हम इसका समाधान का जो पहला बिंदु देखते हैं तो वो है सरकार द्वारा निम्न दर पर आवास का उपलब्ध कराना। जो लोग कच्ची या गंदी बस्तियों के अंदर रह रहे हैं, जिनके लिए अच्छे घर नहीं है, भवन नहीं है, आवास नहीं है, उनके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के आवास उपलब्ध करवाना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने एक उदाहरण देता हूँ, सरकार द्वारा भाई एक महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी आवास योजना, जो पहले थी और वर्तमान में नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत जो गरीब तबके जो बीपीएल के अंदर आते हैं उन लोगों को क्या होता है, सरकार अपना घर बनाकर देती है और उनको अपना घर बनाकर देती है और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की शौचालय की सुविधा भी देती है, जिसमें अभी वर्तमान में ये योजनाएं चल रही है, जिससे उन लोगों को रहने के लिए क्या मिल जाती है, एक अच्छी सुविधाओं का वाला आवास भी उपलब्ध हो जाता है, वो भी निम्न दर पर आसानी से मिल जाता है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा बहुत सारे आजकल ऐसी योजनाएं चल रही है जिसमें शहरों के अंदर प्लांट या फिर शहरों के अंदर बिल्डिंग की एक योजना चलाई जाती है जिसके अंदर जो प्लॉट होते हैं या फिर उनके छोटे छोटे घर होते हैं उनको निम्न किस्तों के अंदर लोगों को जो गरीब तबके के उनको उपलब्ध करवाया जाता है। यदि हम इसके अगले बिंदु की बात करें तो इसमें नल या टैंकरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध करवाना, वो भी न्यूनतम दर या निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। यदि आपने देखा होगा शहरों के अंदर पानी की हमेशा क्या होती है, कमी रहती है और इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा या फिर किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति के द्वारा टैंकरों के माध्यम से या नल के माध्यम से लोगों को न्यूनतम दर या निःशुल्क पानी उपलब्ध कराना। आपको मालूम है जीवन का आधार हमारा जल, भोजन और वायु, और यदि ये तीन चीज हमें ना मिली तो हमारे जीवन का कोई आधार भी नहीं रहेगा। तो जीवन के आधार की रक्षा करना हमारा पहला जो दायित्व होता है वो सरकार का होता है और सरकार को हमें इस प्रकार की जो सुविधा है वो न्यूनतम दर या निःशुल्क उपलब्ध करवानी चाहिए। यदि अपन इसका नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी की दर पर रोजगार को उपलब्ध करवाना चाहिए। आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा इस प्रकार की वर्तमान में एक योजना चल रही है जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यदि वापस सुनते हैं तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को कम से कम 100 दिन केंद्र सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। कम से कम कितने दिन, 100 दिन, और उसके लिए भी अपन को एक निश्चित प्राइस तय की गई है, वो प्राइस आपको मिलेगी और उसमें विभिन्न प्रकार के गांवों के जो खलिहान है या फिर गांवों की जो कृषि प्रवृत्ति है या बगीचे हैं या फिर कोई प्रकार के तालाब है उनको खुदाई करवाकर उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।
यदि अपन स्मार्ट नगर की और बात करें तो बाद में इस की जो शुरुआत है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर से हुई थी? आंध्र प्रदेश भी, राजस्थान ने इसको भी अपनाया था। और महात्मा गांधी जो रोजगार अधिनियम गारंटी है उसके अंदर अपन क्या होता है कि वर्तमान में इसकी थोड़ी सी पहलू को चेंज कर दिया गया। पहले सिर्फ 100 दिन का निर्धारित थे, लेकिन अब राज्य सरकार के द्वारा कुछ 50 दिन एक्स्ट्रा निर्धारित कर दिया है। और ये एक्स्ट्रा दिन कब मिलते हैं? जब कभी किसी क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है और उस अकाल की प्रवृत्ति के दौरान ये 50 दिन उनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। यदि अपन अगले बिंदु की यदि बात करें तो कच्ची बस्तियों में विद्यालय खोलना चाहिए, जिससे उनको बच्चों की शिक्षा हेतु समुचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। यदि अपन विद्यालय कच्ची बस्ती के अंदर खोलेंगे और शिक्षा के लिए बच्चों को उपलब्ध कराएंगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि वहां के जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकार की जो क्लाइमेट में रह रहे हैं उस क्लाइमेट से वो अपने बच्चा कर सकते हैं, जागरूक हो जाएंगे। और यहाँ तक कि जो अपने पेरेंट्स हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं, उनको भी क्या करेंगे? जागरूक करेंगे। और यदि वे जागरूक होंगे तो इस प्रकार की जो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है या और प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो वो आसानी से उन समस्याओं से लड़ सकते हैं और उन समस्याओं से बच भी सकते हैं, जिससे भावी प्रवृत्ति में या भावी योजना के दौरान इसमें नई नई योजना डालनी नहीं पड़ेगी और देश का और उस क्षेत्र का विकास भी आसानी से होगा। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें तो कच्ची बस्तियों के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवानी जानी चाहिए। यदि अपन जहाँ पर गंदी बस्तियां हैं वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अंदर उच्च प्रकार या उसमें निम्न प्रकार की या कोई महत्वपूर्ण जो बीमारी की जो दवाएं होती वो उपलब्ध करवानी चाहिए, वो भी व्यक्ति को निःशुल्क, जिसके कारण वो तुरंत अपना इलाज करा सकते हैं। यदि आपने देखा होगा आजकल जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं लेकिन वो प्राइवेट होते हैं तो उसमें मरीजों से उच्च कीमत ली जाती है और उच्च कीमत ली जाने के कारण जो आम जो गरीब लोग होते हैं वो आसानी से उस चिकित्सा सेवा को उपलब्ध नहीं कर पाते, इसलिए वो बीमार होते जाते हैं और साथ साथ संक्रमण को भी फैलाते जाते हैं। यदि हम सरकार के द्वारा यदि स्वास्थ्य समुदाय केंद्र के द्वारा यदि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी तो व्यक्ति तुरंत उस बीमारी से लड़ने के लिए या इलाज कराने के लिए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचेगा और हॉस्पिटल पहुंचेगा तो क्या होगा? इलाज हो जाएगा। और जब इलाज होगा तो क्या होगा? बीमारी समाप्त हो जाएगी और संक्रमण फैलना क्या हो जाएगा? समाप्त। और इसके बाद में एक उदाहरण समझाता हूँ। हमारे जो राजस्थान सरकार के अंदर इस प्रकार की योजनाएं अभी चल रही हैं जिसमें प्राथमिक जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। कैसे करवाई जा रही है? निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जो हमारे सीएम द्वारा इसको निर्धारित की गई। यदि हम इसके अगले बिंदु की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कम हो सके। मतलब यदि गांव के अंदर पूर्ण रोजगार मिलेगा, सभी प्रकार की रोजगार की प्रवृत्ति होगी तो लोग रोजगार की तलाश में शहर में नहीं जाएंगे और जब शहर में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? तो शहर में नहीं जाएंगे तो शहर की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, शहर की जनसंख्या घनत्व नहीं बढ़ेगा, शहर के अंदर गंदी बस्तियों का निर्माण नहीं होगा। जब शहर में गंदी बस्तियों का निर्माण नहीं होगा तो कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी, समस्या नहीं होगी तो सरकार को इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा और इतना बजट भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि सबसे पहले यही अपनाओ कि गांव में रोजगार कैसे लाया जाए। तो यदि गांव में रोजगार आ गया तो गांव के लोग प्रवास नहीं करेंगे और प्रवास नहीं करेंगे तो इस प्रकार की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अब यदि हम अगली पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें चौड़ी सड़कों का निर्माण करना। आपने देखा होगा आए दिन विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाएं घटित होती सड़कों, कभी मोटरसाइकिल दुर्घटना, कभी बस दुर्घटना, मतलब विभिन्न प्रकार की। उसका सबसे बड़ा कारण है एक तो तेज गति से वाहन का चलाना और दूसरी सड़कों का जाम। यदि सड़कें ज्यादा चौड़ी नहीं होगी तो उसमें आवागमन करने में क्या होगी? परेशानी होगी और कभी कभी दुर्घटना का भी अंदाजा बना देगी। तो इसलिए हमें गांव के अंदर या शहरों की जो गंदी कच्ची बस्तियां है उसके अंदर सड़कों का जाल जो है चौड़ा करना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण लेते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था मुंबई की जो धारावी बस्ती है उसकी एकमात्र सड़क है, उसका नाम है 90 फुट रोड। कितना है? क्या नाम है? 90 फुट रोड। तो उसकी आपने देखा होगा कि उसके अंदर तिपाही वाहन भी जाना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो इस प्रकार की समस्या आ जाती है तो वहां पर बहुत सारी दुर्घटना घटित होने की समस्या भी बनी रहती है। और यदि आपातकाल में इस प्रकार की सुविधा की जरूरत पड़ गई तो उस प्रकार की सुविधा को आसानी से प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलेगा। यदि अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो हमें भूमि की उपलब्धता होने पर बगीचों की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि गंदी बस्तियों के क्षेत्र में आपके पास भवन बना लिया, सब कुछ सुविधा कर ली और उसके बाद यदि आपके पास एक्स्ट्रा भूमि बच जाती है तो आप क्या करना चाहिए? बाग बगीचे लगाना। क्यों उस प्रकार के बाग बगीचे होते हैं उस वातावरण को क्या कहते हैं? शुद्धिकरण कर देते हैं। जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको वो क्या कर लेते हैं?
कंट्रोल कर लेते हैं। उसके साथ और हम उस बाग बगीचे के अंदर जब माइंड फ्रेशर में जब उस क्षेत्र में जाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा, तो उन बगीचों को, उन फूलों को या उस वातावरण को देखकर हमारे जो टेंशन है उससे भी हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर सीधा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब यदि अगले बिंदु की बात लेते हैं तो उसमें स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। अभी देखो आपने मोदी सरकार के द्वारा या विभिन्न सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा कम ऋण उपलब्ध कम ब्याज के ऊपर ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे जो लघु उद्योग है वो लोग उद्योग वाले जो लोग होते हैं अपने उद्योग को संबल बना सके और आगे बढ़ाकर उसको रोजगार की प्रवृत्ति में आगे बढ़ा सके। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें तो परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाने पर जोर देना। आपने देखा होगा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंदर आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। किसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है? जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल किया जाता है और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने पर उस पर विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति अपनाई जाती है। उसके अलावा परिवार कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के रोजगार संबंधी, हमारे आर्थिक संबंधी तथा विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति की योजना भी बनाई जाती है। यदि हम आर्थिक योजना बनाकर हम यदि कार्य करें तो हमारा कभी भी अहित नहीं होगा। हमारी योजना के अनुसार यदि काम करते हैं तो हमेशा आर्थिक रूप से आगे बढ़ते रहेंगे और हम विभिन्न प्रकार की समस्या से लड़ने के लिए सफल भी हो सकते हैं। यदि अगले बिंदु की बात करें कानून व व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना। आपने देखा होगा यदि गंदी बस्तियों में यदि कानून व्यवस्था को यदि सुचारू रूप से नहीं बनाया जाएगा तो इसमें विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियां, डकैती, चोरी, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार जैसे विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और जब इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई तो देश की मान हानि को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा और साथ में देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए देश के विकास को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना बहुत ही अति आवश्यक है। अब हम नए बिंदु की बात करें तो अब ये हम पढ़ेंगे मुंबई की धारावी बस्ती की विशेषता। यदि मुंबई की धारावी बस्ती की विशेषता के बारे में देखें तो इसका जो पहला बिंदु है वो है धारावी बस्ती की स्थापना। यदि हम धारावी बस्ती की स्थापना के विशेषता देखें तो इसके दो मुख्य बिंदु हैं, जिनमें से पहला बिंदु धारावी बस्ती की स्थापना गुजरात के कुमारों ने 70 वर्ष पूर्व की थी। धारावी बस्ती की स्थापना किसने की थी? गुजरात के कुमारों ने 70 वर्ष पूर्व की थी। यदि अपन दूसरे बिंदु की बात करें तो इसमें 10,000 जनसंख्या निवास करते थे। यदि अपन प्रारंभ में देखते हैं धारावी बस्ती में कितनी जनसंख्या निवास करती थी? 10,000 जनसंख्या निवास करती थी। यदि अपन इसका दूसरा बिंदु देखते हैं तो वो है जनसंख्या। अब जनसंख्या के अंदर दो बिंदु हैं, उन बिंदु को हम विश्लेषण के साथ देखते हैं। तो इसमें पहला जो बिंदु है वो 2011 के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वो 6 लाख थी। कितनी थी? 6 लाख। और यदि 6 लाख जनसंख्या थी जो लगभग 1 लाख घरों में निवास करती थी। कितने घरों में निवास करती थी? 1 लाख घरों में निवास करती थी। अब यदि विशेषता की अगली बात करें तो आवास के अंदर यदि देखें तो मुख्य रूप से दो बिंदु हैं। इन बिंदु में भी अध्ययन करते हैं। जिसका पहला बिंदु है धारावी बस्ती में अस्थायी रूप से 2 या 3 मंजिले घर बने होते हैं। देखो घर कैसे होते हैं? अस्थायी, जो कुछ समय के लिए होते हैं, वो भी कितने 2-3 मंजिले बने होते हैं। और इसके साथ साथ जो जंग लगे लोहे की जो सीढ़ियां हैं वो भी वहां पर देखने को मिलती है। तो वहां पर आप देखोगे तो घर है कैसे अस्थायी है, पहली बात। दूसरी बात 2-3 मंजिले हैं। दूसरी बात, तीसरी उसके अंदर जो सीढ़ियां बनी हुई है वो कैसी है? जंग लगी हुई है। अब यदि अपन इसके दूसरे बिंदु की बात करें, कितने बिंदु की? दूसरे बिंदु। तो ये लोग किराए के मकान में एक साथ 10 से 15 व्यक्ति रहते हैं। किराए के मकान कितने रहते हैं? एक साथ 10 से 15 व्यक्ति एक साथ रहते हैं। अब यदि अपन नए बिंदु की बात करें वो है आधारभूत सुविधाएं। आधारभूत सुविधाएं का मतलब होती है वो मूलभूत सुविधा जो मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होती है, वो होती है आधारभूत सुविधाएं। ठीक है, तो अब आधारभूत सुविधा के अंदर हम 3 मुख्य बिंदु का देखते हैं। कितना मुख्य बिंदु का? 3। यदि अपन पहला बिंदु लेते हैं तो इसमें इन लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी, वायु एवं प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है। वापस याद रखिएगा, इन लोगों को मूलभूत रूप में जो पानी चाहिए, प्रकाश चाहिए और वायु चाहिए वो उनको आसानी से उपलब्ध नहीं होता। अब यदि हम दूसरे बिंदु की बात करें तो देखिए इस बस्ती में 1500 व्यक्ति के लिए
एक शौचालय बना हुआ है। कितना शौचालय? सिर्फ एक शौचालय के अंदर 1500 व्यक्ति उसका उपयोग करते हैं। अब यदि अपन तीसरे बिंदु की बात करें, इनके घरों से निकलने वाले पानी, इनके घरों से निकलने वाले पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आसपास के जो गड्ढे हैं उन गड्ढों के अंदर पानी भर जाता है। उन गड्ढों के अंदर क्या हो जाता है? पानी भर जाता है। आपको पता ही है, जब नाले का उपयोग नहीं होगा तो पानी क्या होगा? आसपास में फैलेगा और जहाँ गड्ढा होगा वहां पर क्या होगा? इकट्ठा होगा। तो यही बात है कि जो धारावी बस्ती के अंदर जो घर के अंदर जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण पानी घर से बाहर निकलता है, वो जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों में भर जाता है। अब अपन अगले जो टॉपिक की बात है विशेषता का, वो है रोजगार और व्यवसाय। आप रोजगार के बारे में जानते हैं और व्यवसाय के अंदर भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि बेरोजगार और रोजगार में थोड़ा सा अंतर है। बेरोजगार वो होते हैं जो प्रचलित मजदूरी के तहत कार्य करने के इच्छुक होते हैं और उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो होता है बेरोजगार। वापस सुन लीजिए, जो व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करने के इच्छुक होता है, फिर क्या नहीं मिलता है? रोजगार नहीं मिलता है, तो हम क्या कहते हैं? बेरोजगार। एग्जाम्पल के रूप में मान लो वर्तमान की दिहाड़ी मजदूरी 500 रुपये, ठीक है, और मैं उसमें काम करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? काम करना चाहता हूँ, और फिर भी मुझे रोजगार नहीं मिला तो मैं क्या हूँ? बेरोजगार। यदि मुझे रोजगार मिल रहा है, 500 रुपये मुझे मिल रहा है और मैं जाना नहीं चाहता, तो मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं आलसी आदमी हूँ। क्या हूँ? आलसी आदमी। और रोजगार, जो व्यक्ति को वर्ष भर पूर्ण कार्य करने की या जो व्यक्ति वर्ष भर पूर्ण आर्थिक कार्य करने की सुविधाएं मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रोजगार। पूर्ण वर्ष मतलब पूरे साल। आपने बेरोजगार के परिवार पढ़े होंगे, 3 प्रकार के बेरोजगार होते हैं। एक पूर्ण बेरोजगार जो साल भर रोजगार नहीं मिलता है, एक छुपी बेरोजगार जो काम तो करते दिखते हैं लेकिन वो काम पूर्ण रूप से करते नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं काम वैसे से इधर उधर घूमते रहते हैं और काम भी दिखावा कर देते हैं कि हमने काम किया है। और एक होता है मौसमी बेरोजगार, जो मौसम के अनुसार रोजगार मिलता है, बाकी सब क्या होता है? ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ये सब बेरोजगार है। अभी अपन रोजगार और व्यवसाय के अंदर इसमें पहले बिंदु की हम बात करते हैं, तो देखिए धारावी बस्ती में मिट्टी के बर्तन पकाने, ईंट के भट्टे, प्लास्टिक पुनर्चक्रण, सौंदर्य प्रशासन से लेकर कंप्यूटर के कीबोर्ड वस्तु का पुनर्चक्रण भी किया जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो वहां पर लगभग सभी तरह की जो वस्तु का जो निर्माण होता है, या भारत के अंदर अलग अलग कोणों में जो महत्वपूर्ण वस्तु की जो होती है उनका निर्माण कहाँ हो जाता है? धारावी बस्ती के अंदर होता है। जैसे मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, ईंट के भट्टे हैं, प्लास्टिक पुनर्चक्रण है, कीबोर्ड पुनर्चक्रण है, ये सारा काम कहाँ होता है? धारावी होता है, जो महत्वपूर्ण कामों में से एक है। अब यदि इससे अगले बिंदु की बात करें, मुंबई का 80% कचरा, मुंबई का 80% कचरा का जो पुनर्चक्रण होता है वो धारावी में होता है। कहाँ होता है? धारावी के अंदर। यदि अपन देखते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो नगर पालिका द्वारा कचरे को इकट्ठा करके उससे क्या बनाई जाती है? एनर्जी बनाई जाती है। जैसे दिल्ली के अंदर एक क्षेत्र है ओटला, उसके अंदर क्या होता है? नगर पालिका के द्वारा कचरे को इकट्ठा किया जाता है और उनका पहले तो उनका अलग अलग करके उसे बीन दिया जाता है या फिर उनको अलग कर दिया जाता है, और जो हरे पदार्थ होते हैं या फिर खाद्य पदार्थ के रूप में होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, प्लास्टिक को अलग कर दिया जाता है, और प्रकार के जो कचरा होता है उनको अलग कर दिया जाता है, और अलग अलग करके उनका पुनर्चक्रण करके अनेक क्रियाओं में उसको उपयोग में लिए जाते हैं। और कहीं पर इससे एनर्जी भी बनाई जाती है। दिल्ली के ओटला में एनर्जी बनाई जाती है जिसमें नगर पालिका के जो भी कचरा होता है वो सड़ा गला क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। यदि हम अगले बिंदु की यदि बात करें तो धारावी बस्ती के में मिट्टी के बर्तन, मृतिका शिल्प, कशिदाकारी, जरी का काम, परिष्कृत चमड़े का काम, धातु का काम, उत्कृष्ट आभूषण, फर्नीचर, उच्च फैशन के कपड़े सिलने आदि के कार्य धारावी बस्ती के अंदर। यदि अपन धारावी बस्ती की बात करें तो इसमें अधिकांश जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो धारावी बस्ती में होते हैं। जैसे आपने देखा उत्कृष्ट आभूषण जो विदेशों में निर्यात करते हैं वो भी कहाँ बनते हैं? धारावी में बनते हैं। या तक उच्च क्वालिटी के जो कपड़े हैं वो कहाँ बनते हैं? धारावी में बनते हैं। तो इसका मतलब जो उच्च कोटि की जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ बनती है? धारावी।
अब हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें, वो है अपना व्यापार। क्या है? व्यापार। आप व्यापार के बारे में आप जानते हो होता क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ व्यापार होता क्या। व्यापार में दो पहलू होते हैं, इसमें एक आयात होता है और दूसरा निर्यात। ये क्या होता है? आयात होता है, एक दूसरा निर्यात, और इन दोनों की जो प्रक्रिया होती है वो क्या बन जाता है? व्यापार। तो वापस की परिभाषा के आधार पर हम देखें तो किसी वस्तु का आयात व निर्यात करना क्या कहलाता है? व्यापार। किसी वस्तु का आयात और निर्यात करना क्या कहलाता है? व्यापार। आई बात समझे? यदि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं व्यापार के संबंधित, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का एक उदाहरण बना कर लेते हैं। यदि आपको पेन की जरूरत है, किसकी जरूरत है? पेन की, और आप पेन लेने के लिए एक शॉप या दुकानदार के पास जाते हो और उससे आप पेन खरीदते हो। क्या करते हो? दुकानदार आपको एक पेन देता है और उससे बदले में आपसे क्या लेता है? पैसा लेता है। क्या लेता है? पेन देता है और क्या लेता है? पैसा। पेन का देना मतलब क्या हो? हमारी तरफ से तो आयात हो गया और उनकी तरफ से क्या हो गया? निर्यात हो गया। पैसे को देना हमारी तरफ से निर्यात हो गया, उनकी तरफ से क्या हो गया? आयात। तो ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं वो क्या कहते हैं? व्यापार। यदि गणित की भाषा में बोले तो क्रय विक्रय। क्या वो क्रय विक्रय, तो भी वो क्या है? एक व्यापार का ही पहलू है। अब अपन नेक्स्ट दो बिंदु की बात करते हैं जो व्यापार से बने हुए हैं। इसमें जो पहला बिंदु है वो देखिए, धारावी बस्ती में बनी वस्तुएं मुंबई के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों के साथ साथ अरब देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देशों में निर्यात की जाती है। देखो मुंबई के अंदर जो धारावी बस्ती है उनके अंदर जो बहुत सारी वस्तुएं हमने पढ़ी हैं वो बनती है, उसका जो प्रयोग है मुंबई तो करता ही है। मुंबई के अलावा जो भारत के जो अलग अलग जो राज्य हैं उनके अंदर इसका प्रयोग होता है। साथ में इन वस्तु को विदेश में बेचकर उनसे क्या प्राप्त किया जाता है? पैसा। और विदेश में कहाँ बेची जाती है? हमारे यहाँ जैसे अरब देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश, उन देशों में बेचकर हम बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित करते हैं। यदि अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो धारावी बस्ती के लोग एक वर्ष में, धारावी बस्ती के लोग एक वर्ष में 650 मिलियन यूएस डॉलर, 650 मिलियन यूएस डॉलर व्यवसाय से प्राप्त करते हैं। मतलब एक साल में 650 मिलियन डॉलर का मतलब होता है अरबों रुपये, क्योंकि आपको मालूम ही है लगभग $1 बराबर 70 रुपये। कितने रुपए? 70। यदि 450 मिलियन डॉलर को यदि रुपयों में कन्वर्ट करेंगे ना तो बहुत बड़ी जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो इनकम चाहिए वो एक वर्ष के अंदर धारावी के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब अपन जो धारावी बस्ती की जो विशेषता की बात में चल रहे हैं उनका जो अंतिम बिंदु है वो है हमारा जनजीवन। क्या है? जनजीवन। आपका पता ही है जीवन जीने का कोई आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है, और वो आधार हमारी मूलभूत सुविधाएं होती है, और यदि वो भी ना मिले तो जीवन जीना क्या हो जाता है? दुर्लभ हो जाता है। क्या हो जाता है? दुर्लभ हो जाता है। तो उसी को ध्यान रखते हुए धारावी बस्ती के जनजीवन के अंदर दो बिंदु हैं, जिसमें पहला बिंदु को अपन देखते हैं, धारावी में प्रदूषित पर्यावरण एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में प्रतिदिन चिकित्सकों के पास, मतलब एक तो वातावरण कैसा है? प्रदूषित है, और हमें जो आवश्यक है जैसे शुद्ध पानी है, भोजन है, चिकित्सा सुविधाएं हैं और शुद्ध प्रकाश है, ये हमें जो मूलभूत सुविधा के रूप में मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। यदि ये नहीं मिलेंगे तो इसका सीधा प्रभाव किस पर होगा? हमारी बॉडी पर होगा, जिससे हम क्या पड़ेंगे? बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। तो धारावी में प्रदूषित पर्यावरण और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण प्रतिदिन चिकित्सकों के पास डिप्थीरिया, ये बीमारी है जो प्रदूषण या प्रदूषित वातावरण या गंदे वातावरण के कारण फैलती है, डिप्थीरिया और टाइफाइड से ग्रसित 4000 बच्चे प्रतिदिन उपचार के लिए जाते हैं या आते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वहां पर इतने लोग बीमार पड़ते हैं जिसके कारण इन दो रोग डिप्थीरिया और टाइफाइड के कारण 4000 के करीबन जो लोग होते हैं वो प्रतिदिन इलाज के लिए जाते हैं। इसका मतलब है वहां पर संक्रमण फैलने की दर बहुत ही तेज है। अब अपन इसके दूसरे बिंदु की बात करें जनजीवन की, तो देखिए धारावी बस्ती में डेंगू, हैजा, पीलिया, डेंगू, हैजा और पीलिया रोग आसानी से मिल जाते हैं। क्यों? क्यों? उनको पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलेगा।
वहां का जो वातावरण है कीचड़ युक्त गंदा वातावरण है, ठीक है, इसके कारण वहां क्या हो जाता है, आपने देखा होगा प्रदूषित पानी पीने से क्या होगा, हैजा हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। आपको मालूम है ये प्रदूषित पानी पीने के प्रमुख रोगों में से एक है। और यदि गंदगी फैलेगी क्या पैदा होगा, मच्छर, और मच्छर से क्या होगा, डेंगू है, मलेरिया जैसे रोग पैदा हो जाएंगे, जिसके कारण वहां पर आसानी से हजारों की संख्या में कोई ना कोई व्यक्ति डेंगू, पीलिया या हैजे से पीड़ित मिलता ही है। आज हम अधिवास जो टॉपिक था, मानव अधिवास का लास्ट टॉपिक था, इसमें हमने पूर्ण रूप से मानव अधिवास, उनके प्रकार, उनका वर्गीकरण, उनकी समस्याएं, या तक कि धारा व्यवस्था की विशेषता, इन सब का हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया। और हम जब अगले जो वीडियो में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो उसमें कुछ नए टॉपिक को विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।